मेथड है वो ये है कि आपने जो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है उसको देखना है, ठीक है। अब लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन क्या होती है, आपके पास अगर एक टेबल है ABC, ठीक है, आपने इसको रैंडमली 2 टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया कि एक AB है और एक BC है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों डिकम्पोज टेबल के ऊपर नेचुरल जॉइंट परफॉर्म करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नेचुरल जॉइंट परफॉर्म किया, मुझे ये रिजल्ट मिल गया। लेकिन थोड़ा सा गौर से देखो तो मुझे ओरिजिनल टेबल वापस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो डिकम्पोज टेबल के ऊपर अगर मैं नेचुरल जॉइंट लगाऊं और मुझे ओरिजिनल टेबल वापस ना मिले तो इसका मतलब है कि मैं कुछ ना कुछ लॉस कर रही हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है मेरी डिकम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ये एक लॉसी डिकम्पोजिशन है। लेकिन अगर मैं सेम इसी टेबल को कुछ डिफरेंट तरीके से डिकम्पोज करूँ, डिफरेंट कैसे, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो ए क्या है, ए एक प्राइमरी की है, बाकी रिपीट हो रही, ठीक है। तो अगर मैं ए की बेस पर डिकम्पोज कर दूँ, AB और AC, पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा था, BC लिखा था, यहाँ पे अगर मैं AC लिख दूँ, ठीक है, तो क्या अगर मैं इन दोनों टेबल्स के ऊपर नेचुरल जॉइन अप्लाई करूँ तो मुझे ओरिजिनल टेबल मिल रहा है, यस। तो इसका मतलब है कि ये कोई डेटा जो है हमारा लॉस नहीं हो रहा, जो इन्फॉर्मेशन हम चाह रहे थे, ओरिजिनली चाह रहे थे, हमें वही वापस मिल रही है। तो हम अगर डिकम्पोज कर भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि जब भी हम डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं तो हर सूरत हाल में वो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन होनी चाहिए। डिपेंडेंसीज प्रिजर्व हो रही हैं या नहीं हो रही वो इतना मैटर नहीं करता। जब डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेंस की बात होती है तो वो अमूमन हम देखते हैं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक प्रिजर्व हो। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो सेकंड में भी प्रिजर्व नहीं हो रही होती, ठीक है, लेकिन वो एक लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन होती है तो स्टिल हम उस डिकम्पोजिशन को परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि हमें एट द एंड क्या चाहिए, डेटा चाहिए, ठीक है। प्रेफर किया जाता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जब हमारे पास अगर टेबल है तो वहाँ तक हमारे पास जो है वो डिपेंडेंसीज भी प्रिजर्व हो रही हो। BCNF में अमूमन नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा ऐसा केस भी आ जाता है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी प्रिजर्व नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो एक लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन होती है तो हम उस डिकम्पोजिशन को परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, अब लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन को हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है, अगर डिकम्पोज कर लिया है हमने, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका जो यूनियन है वो ओरिजिनल R के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल R है, ओरिजिनल R के इक्वल होना चाहिए। लाइक अगर मैं इन AB को देखूं और AC को देखूं तो ABC तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, यस। कोई मिस तो नहीं हो रहा, नहीं, कोई एट्रीब्यूट मिस नहीं हो रहा। फिर हमने देखना है कि दोनों जो चाइल्ड टेबल्स हैं उनके जो एट्रीब्यूट्स का जो इंटरसेक्शन है वो फायर नहीं होना चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास A कॉमन है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो कॉमन एट्रीब्यूट हो वो मस्ट बी सुपर की हो इन एटलीस्ट 1 टेबल, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जिसे हमने भी डिवाइड किया है, A को AB में डिवाइड किया और AC में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि ये जो यूनियन है एट्रीब्यूट्स वापस आने चाहिए, वो आ रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी, इंटरसेक्शन जो है उनमें कोई ना कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो वो A है, फायर नहीं है, ये टोटल। तीसरी कंडीशन ये है कि या इसकी जो कॉमन एट्रीब्यूट है या तो वो इसकी सुपर की हो या इसकी सुपर की हो, ठीक है। अच्छा, कई जगहों पे से कैंडिडेट की भी कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे कैंडिडेट की लाजमी नहीं होती, सुपर की भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बल्कि मेन जो बुक डेफिनेशन है वो सुपर की ही कहती है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ भी रहा है तो डजंट मैटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडिडेट की उसके अंदर मौजूद होगी तो दैट इज़ फाइन। लेकिन हम ये नहीं हर दफ़ा कहते कि लाजमी कैंडिडेट की ही होनी चाहिए, वो सुपर की भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने याद ध्यान रखना है कि या तो R1 में A सुपर की हो या R2 में A सुपर की हो। तो इस केस में अगर हम इसकी FDs को देखें, FDs यहाँ से पेरेंट से आएंगी, ठीक है। तो AB है और AC है, तो जो AB है उसकी बेस पर A सुपर की है, यस, और AC की बेस पर भी A सुपर की है। तो इसमें तो बाय चांस दोनों में सुपर की हो गया, किसी एक पे भी सुपर की हो जाती तो ये लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन होनी थी। क्या ये डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व करी है, तो यस, ये A B C जो है वो दोनों के अंदर आ रही है। इसका अगर A से B आ रहा है, यस, A से C आ रहा है, यस, तो ये एक डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन भी है। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 टेबल्स हों, अभी तो हमने देखा है कि 2 टेबल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 टेबल्स होते हैं तो उन 3 टेबल्स के अंदर हमें जो ज्वाइन है, याद रखिएगा ज्वाइन 2 टेबल्स पे लगता है, 3 टेबल्स पे डायरेक्ट नहीं लगता, पहले 2 ज्वाइन होते हैं फिर तीसरा ज्वाइन होता है। तो हमने इसको भी उसी तरह से चेक करना है, लेकिन जो कंडीशन 1 होगी वो हम तीनों पे कंबाइन अप्लाई करेंगे, ये भी ध्यान में रखना है।
तो जो तीनों का जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ओरिजिनल के इक्वल हैं, तो यूनियन लेके देख लें, यस वो तीनों के कॉम्बिनेशन में ओरिजिनल के इक्वल है। अगर आप दो पे ऊपर अप्लाई करेंगे ना, लेट्स सपोज मैं इन दोनों पे अप्लाई कर लेती हूँ, तो इसमें ई मिसिंग हो जाएगा। तो आपने जो पहली कंडीशन है वो तीनों पे इकट्ठी अप्लाई करनी है, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन है कि जी कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, वो फिर दो दो के ऊपर है, क्योंकि हम ज्वाइन दो को परफॉर्म करते हैं, तीन को परफॉर्म नहीं करते एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो R1 और R3 को पहले ले लें, R2 और R3 को पहले ले लें, या फिर जो है वो R1 और R2 को पहले ले लें। तो मैं R1 और R2 को पहले ले रही हूँ। इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक कर रही हूँ क्या कॉमन एट्रीब्यूट है, यस A और C जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों के अंदर। अब क्या A और C इन दोनों के अंदर में से किसी एक की सुपर की है, तो इसकी FD ये बनती है, इसकी FD ये बनती है और इसकी FD ये बनती है। तो AC इसकी सुपर की है, यस AC B को डिफाइन करिए, तमाम एलिमेंट्स को डिफाइन करिए। तो इसका मतलब है AC जो है वो R2 की सुपर की है। तो इसका मतलब है मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकती हूँ, क्योंकि ये लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है। जब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो मेरे पास ABCD का एक टेबल आ गया। अब मुझे इसको तीसरे टेबल से कंबाइन करना है, तो इसके लिए मुझे सेकंड कंडीशन को दोबारा चेक करना है, क्या इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, यस D कॉमन है। तो क्या D किसी एक की सुपर की है, तो D जो है वो R3 की सुपर की, क्योंकि D को डिफाइन कर रहा है, R12 की नहीं है, R3 की है। तो यस कोई एक भी सुपर की बन जाता है तो हम कहेंगे कि ये एक लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है। तो इसका मतलब है कि इस टेबल को जिस तरह हमने डिकम्पोज किया था तीन टेबल्स के अंदर, वो करेक्ट डिकम्पोज किया था। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैं इसकी थोड़ी सी चेंज कर दूँ तरतीब क्या चेंज किया मैंने, यहाँ पर जो था ना वो ACD था, ठीक है। इस एग्जांपल में मैंने ABD कर दिया, ठीक है। अब जो ABD है इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि तीनों का यूनियन जो ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स लिया है, तो यस लेकर आ रहा है। अगर मैं R1 और R2 को यहाँ इंटरसेक्ट करूँ तो कॉमन क्या है, AB, ठीक है। क्या AB किसी एक की सुपर की है, किसी की भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टॉप नहीं कर जाना है कि दिस इज़ द लॉसी डिकम्पोजिशन और व्हाटसोएवर, आपको फिर बाकी किसी और कॉम्बिनेशन से चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि दूसरे कॉम्बिनेशन से आओ तो वो एंड पे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो ऐसा केस हो जाता है कि अगर मैं लेट्स सपोज R2 और इसको ज्वाइन कर दूँ और एंड पे इसको ज्वाइन करूँ, तो मे बी ये एक लॉसलेस डिकम्पोजिशन बन जाए। लेकिन ये जो एग्जांपल है इसमें लॉस ही रहेगा, भी चेक कर लेते हैं कैसे। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं R1 और R2 की बजाय किसको ले लेती हूँ, R2 और R3 को ले लेती हूँ। क्या इनमें कुछ चीज़ कॉमन है, नहीं, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे कह दोगे कि ये फाइ है, तो ये तो सेकंड कंडीशन ही फॉल्स हो गई है। अब जो थर्ड केस है उसको देख लेते हैं कि अगर हम R1 और R3 को कंबाइन करें तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, D किसी की सुपर की है, यस, या R3 की सुपर की है। तो इसका मतलब है कि मैं 1 और 3 को कंबाइन कर सकती हूँ। फाइन, मैंने इसे कंबाइन कर लिया। फिर R2 से चेक करें तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, AB। अब जो AB का इंटरसेक्शन है, क्या किसी की सुपर की है, नहीं, इनमें से किसी की भी सुपर की नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं इन दोनों को फर्दर ज्वाइन नहीं कर सकती। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये एट दी एंड क्या है कि दिस इज़ द लॉसी डिकम्पोजिशन, वो इन तीन टेबल्स में डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी भी तरह कंबाइन नहीं किए जा सकते। लेकिन याद रखिएगा जब तीन टेबल्स होंगे तो आपने हर कॉम्बिनेशन के थ्रू चेक करना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन जो है वो आपको लॉसलेस डिकम्पोजिशन पे ले जाता है, तो हम उसे कंसिडर करते हैं कि दिस डिकम्पोजिशन इज़ अ लॉसलेस डिकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करना है मैंने आज, वो ये है कि इक्वलेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो FDs हैं, ठीक है, दो सेट्स हैं और उनको देखना है कि वो इक्वलेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेट्स सपोज कि ये G है और ये F है, तो ये क्या, ये इक्वलेंट है। इक्वलेंट ये हम 3 इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मैं G जो है वो इस F के अंदर अवेलेबल है, तो थोड़ा सा अगर हम गौर से देखें तो A B C अवेलेबल है, यस। B से D अवेलेबल है, यस। C से E अवेलेबल है, यस। क्या B D से E अवेलेबल है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस F के अंदर B D का क्लोजर लेना पड़ेगा। अगर E आ गया तो इसका मतलब है कि वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, BD का क्लोजर ले लेते हैं, तो हमारे पास BDE है, तो यस वो E जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह A से D अवेलेबल है, तो A का क्लोजर ले लें इस F के मुताबिक, और ABCDE आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि यस वो D को डिफ़ाइन कर रहा है। तो ये जो सारी FDs हैं ये इसके अंदर तो मौजूद हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि F जो है वो G को कवर कर रहा है। लेकिन इक्वलेंट में हमें वाइस वर्सा भी चेक करना होता है, ठीक है। अब वाइस वर्सा कैसे चेक करेंगे कि हमने इसको देखना है कि ये इसमें सारा अवेलेबल है कि नहीं है। तो A B C यस, B से D यस, C से E यस। क्या D से E अवेलेबल है, तो इसमें अगर हम D का क्लोजर लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ D आ रहा है,
फाइन, हमारे पास कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें डी से ई अवेलेबल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जो जी है वो डजेंट कवर, इसको कवर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों एफ डीज हैं ये इक्वलेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर तो कम्प्लीटली कवर कर रहा होता तो हम कह रहे थे कि वो इक्वलेंट है, अगर नहीं कर रहा दोनों साइडों से कंपलसरी चेक करना, ठीक है। तो हम फिर अगर नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि वो इक्वलेंट नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच।